जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्ररंजन स्टोरीज। आज हम बात करेंगे 1971 के उस निर्णायक मोड़ पर जब आईएनएस विक्रांत ने दक्षिण एशिया की नक्शा बदल दिया था। वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। 1971 में पाकिस्तान दो हिस्से में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान में लंबे समय तक सांस्कृतिक और भाषाई भेदभाव था। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने कड़ा क्रैकडाउन शुरू किया था, जिसमें आम नागरिकों पर बड़ा पैमाने पर हिंसा हो रहा था। रोजाना 500 से ज्यादा लोग भारत में आ रहे थे। कुछ ही समय पर शरणार्थियों की संख्या 90 लाख से भी ज्यादा हो गया था। भारत के ऊपर आर्थिक मानवीय दबाव बढ़ रहा था। आर्थिक दबाव तो 700 मिलियन के बोझ था, जो कि केंद्रीय बजट का 4% था। भारत ने कई स्तर पर कोशिश की, कूटनीति, यूएन में अपील, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। अप्रैल 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना, नौसेना और वायुसेना के चीफ को बुलाकर कहा, अगर जल्द कार्रवाई किया जाए तो नुकसान ज्यादा होगा, बेहतर होगा तैयारी करके दिसंबर में निर्णायक कदम उठाए जाए। 6-7 महीने में योजना यह बनी कि दुश्मन की सागरी मार्ग को काट दिया जाए, ताकि ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके उसकी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया जाए। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को पहुंचने के लिए दो रास्ते थे, एयर और सी। एयर रूट पहले से ही ब्लॉक किया गया था, तो बची थी सी रूट, जो सैन्य सप्लाई के लिए मुख्य मार्ग था। मकसद था सी रूट को भी काट दिया जाए। मई 1971 में प्लासी, पश्चिम बंगाल के पास एक गुप्त कैंप बना गया था। कोड नाम था C2P, जहां मुक्ति वाहिनी के कमांडो को ट्रेनिंग दी गई थी। उस ट्रेनिंग में मुक्ति वाहिनी को सिखाया गया था कैसे मैग्नेटिक माइंस लगाना और नाइट नेविगेशन का ट्रेनिंग। एक सिग्नल भी रखा गया था। रेडियो पर 2 गाने बजते ही ऑपरेशन एक्स शुरू होगा। 15 और 16 अगस्त 1971 की रात को पाकिस्तान की कई वेसल्स उड़ गए। रिपोर्ट्स में लगभग 19,000 टन आर्म्स एमुनेशन का नुकसान बताया गया। इस बीच भारत नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को ईस्ट कोस्ट पर तैनात कर दिया। यह जहाज उस समय भारत के सबसे बड़ा समुद्री एसेट्स था, एक चलती फिरती एयरवेस। पाकिस्तान के लिए यह खतरा बन गया। अगर विक्रांत से समुद्री पर बड़ी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान का सप्लाई और वहां के कब्जे की स्थिति बुरी तरह से बदल सकती थी। पाकिस्तान ने जवाब में अपनी लंबे रेंज सबमरीन पीएनएस गाजी को समुद्र में उतार दिया। पीएनएस गाजी असल में यूएस से ही पाकिस्तान को मिला था। उसकी लंबी रेंज और स्टेल्थ क्षमता उससे विशेष बनाती है। सितंबर-नवंबर 1971 तक पाक लीडरशिप ने फैसला कर लिया था गाजी को बे ऑफ बंगाल में भेजकर विक्रांत को सिंक करने का। 14 नवंबर 1971 को गाजी ने अपना मिशन पर शुरू हो गया। कप्तान जफर मोहम्मद खान कमांडर थे। कुल टीम लगभग 93 सदस्य ने। इसमें 2 टास्क था, मद्रास जाकर विक्रांत को सिंक करना, अगर नहीं कर सका तो भाईजाग के आसपास माइंस बिछाना। इंडियन नेवी ने गाजी के ट्रांसमिशन के पैटर्न को पकड़ लिया था। एचएफ बर्स्ट और डायरेक्शन फाइंडिंग से यह स्पष्ट हो गया था कोई लंबी रेंज की सबमरीन बे ऑफ बंगाल में आ रही है। साथ ही एक अजीब सी मांग पकड़ गई, चिटागंग से स्पेशल लुब्रिकेंट ऑयल की रिक्वेस्ट, जो खास तौर पर माइन स्वीपर्स सबमरीन्स के लिए होता है। इसी वक्त लोकल फिशिंग कम्युनिटी और कोस्टल सर्वेलेंस भी एक्टिव थी। मद्रास के पास मछुआरों ने सबमरीन ट्रेस रिपोर्ट किए। इंडियन नावल कमांड अलार्म पर आ गया। विक्रांत को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की बात उठी। विक्रांत को खुले समुद्र में रिस्क से बचाने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन बना गया था, पोर्ट एक्सरे, जो कि अंडमान एंड निकोबार के पास है। विक्रांत को खुले सी में रिस्क से बचाने के लिए पोर्ट एक्सरे पर शिफ्ट कर दिया गया था। पानी साफ और जगह आबादी रही थी, जिससे विक्रांत को सुरक्षित रखना आसान हो जाता, पर पाकिस्तान को विक्रांत की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। इंडिया ने साथ ही एक डिसेप्शन प्लान शुरू किया था, ताकि गाजी को भ्रमित किया जा सके। यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, धोखा। इंडिया ने पुराने डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत को विक्रांत का डिकॉय बना दिया। राजपूत के सिग्नल को विक्रांत जैसे हाई वॉल्यूम पर रखा गया। भाईजाग के तरफ भी भारी सब्जियां की बल्क ऑर्डर कर दिया गया, ताकि पोर्ट पर बड़ी शिप जाने की अफवाह फैलाई जा सके। ये सब मेजर्स पाकिस्तान के ग्राउंड एजेंट्स तक पहुंच गया और 25 नवंबर 1971 को पाक नेवल हेडक्वार्टर से गाजी को आदेश भेज दिया गया, कैरियर इन पोर्ट ऑक्युपाई जोन, फुल डिस्पैच, यानी विक्रांत यही है। गाजी ने रेडियो साइलेंस रखा और 27 नवंबर की रात भाईजाग के पास पहुंच गया। वहां उसकी पेरिस्कोप टीम विक्रांत को तलाश कर रही थी। गाजी ने इनर आउटर हार्बर के पास माइंस बिछाना शुरू कर दिया। हर माइन के बीच लगभग 150 मीटर के गैप और 30 मीटर के डेप्थ। लेकिन मिस कैलकुलेशन हुआ। दूसरे दिन एक शिप जल्दी आ गया। गाजी ने इमरजेंसी डाइव किया और फंस गया। अचानक हाइव के कारण सबमरीन ग्राउंड से टकरा गया
और फंस गया। उसके कुछ मेटल पार्ट्स समुद्र में टूटकर बहने लगे, जिन्हें स्थानीय फिशरमैन से चिन्हित किया और नेवी को दिया। आईएनएस राजपूत जो डिकॉय मिशन पर था, जब वापस वाइजैक की तरफ आ रहा था, तब सोनार टीम ने राइट साइड वाइब्रेशन डिटेक्ट किया। गाजी ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। कैप्टन इंदर सिंह ने जोखिम उठाए हुए हेवी डेप्थ चार्जेस छोड़ दिए। जोरदार धमाके हुए। इन धमाकों से गाजी के अंदर की टॉर्पेडो ट्यूब और इंटरनल मैकेनिज्म हिल गया। कुछ टॉर्पेडोस अपने आप फायर हुई, तेजी आवाज हुई और कुछ समय बाद वाइब्रेशन बंद हो गई। अगले दिन लोकल फिशरमैन ने लाइफ जैकेट्स और मेटल डेब्रिस पाए, जिन पर पहले के यूएस नाम के निशान भी थी। और 5 दिसंबर 1971 को इंडियन टीम्स ने कंफर्म किया कि उसी स्थान पर डूबी गई सबमराइन पीएनएस गाजी ही थी। जब गाजी को खोजा गया और खोला गया था, उसमें सब लॉग बॉक्स, आइडेंटिटी प्रूफ्स और एक हाइड्रोग्राफिक करेक्शन बुक मिली, जिस पर गाजी लिखा था। क्लॉक्स जो बंद मिली वो 12:15 पर रुकी पड़ी थी, वह समय जब राजपूत ने डेप्थ चार्जेस छोड़ा था। गाजी की नाकामी ने पाकिस्तान के नेवी की क्षमता को झटका दिया और विक्रांत की क्षमता ने भारत की नौसेना को एक निर्णायक बढ़त दी। 1971 के युद्ध रेखा तुरंत बदल गया। दिसंबर 1971 को वार तेज हुआ। एटलीस्ट 93,000 पाकिस्तानी आर्मीज सरेंडर हुई, एक ऐतिहासिक सरेंडर, World War II के बाद सबसे बड़ा सरेंडर। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये रणनीति हमेशा के लिए पाकिस्तान के ज्योग्राफी को चेंज कर दी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।